नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बांग्लादेश से हर रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही है और साथ ही वहां पर अंतरिम सरकार के गठन का काम भी तेजी से चल रहा है और आज संभावना है कि अंतरिम सरकार शायद शपथ ले ले। लेकिन इस बीच अहम खबर यह है कि बांग्लादेश में रिटायर्ड आर्मी अफसर के घर पर हमला हुआ है। जी हां, BNP कार्यकर्ताओं ने मेरा घर जलाया, ये मोहम्मद अली ने बोला है। तो ये तस्वीरें देखिए, उनके मकान को उनके घर की सामने आ रही हैं। आरोप है BNP पर और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कहा कि मेरे घर पर हमला किया गया और आग के हवाले कर दिया गया। BNP कार्यकर्ताओं ने मेरा घर जलाया है, मोहम्मद अली का ये बयान सामने आया, जो कि एक रिटायर्ड सेना अधिकारी। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो बांग्लादेश में दंगे, फसाद, आगजनी और हत्याएं हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। बावजूद इसके कि सेना लगातार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर को आग के हवाले कर दिया गया। तो मौजूदा हालात के बीच आज बांग्लादेश में बनेगी अंतरिम सरकार। बड़ी खबर आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने इसको लेकर जानकारी दी है। सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं, ये डिटेल्स भी सामने आ रही है। लेकिन आज ही शपथ ग्रहण होगा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार। मोहम्मद यूनुस फिलहाल बांग्लादेश से बाहर है। आज दोपहर 2 बजे के आसपास वो बांग्लादेश लौटेंगे। रात 8 बजे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक में मोहम्मद यूनुस को सर्वसम्मति से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया है। वो भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का कहना है कि अगले 3-4 दिनों में बांग्लादेश में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। बांग्लादेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर TV9 पर एक्सक्लूसिव खुलासा। यह खुलासा शेख हसीना के बेटे ने खुद किया है और TV9 को बताया कि इस सब के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। अगर शेख हसीना देश नहीं छोड़ती तो उनकी हत्या कर दी जाती। अभी उनके लिए भारत ही सबसे सुरक्षित पनाहगाह है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। तो TV9 से बोले शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद, शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी क्योंकि सुरक्षित इस वक्त अगर कोई देश है तो वो भारत है। बांग्लादेश में दंगों के पीछे ISI और पाकिस्तान का हाथ है, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। बांग्लादेश में आवामी लीग के लोग सुरक्षित नहीं। बांग्लादेश का हाल सीरिया वाला हो गया है। शेख हसीना को बांग्लादेश में मारने की तैयारी थी। अगर वो देश नहीं छोड़ती तो उन्हें मार दिया जाता। बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी बात भी उन्होंने कही। इस वक्त हर एक के मन में, पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल है और वो ये है कि बांग्लादेश की जो हालत है उसको देखते हुए अब आगे क्या होगा। और इससे भी बड़ा सवाल, शेख हसीना जी वो कैसी हैं। मेरे साथ साजिद वाजिद, इस वक्त उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है साजिद वाजिद जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले शेख हसीना जी कैसी हैं, कैसी उनकी तबीयत है, कैसा उनका स्वास्थ्य है, बताइए हमें। आपको बहुत शुक्रिया। हमारे माँ अच्छा है, वो अच्छा मूड में है। पिछले 2 दिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। फैमिली क्या सोच रही है अभी? फाइनल प्लान क्या है? क्या वो वापस बांग्लादेश जा सकती हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको? या वो अभी कुछ दिन भारत में रुकेंगी या फिर वो भारत से किसी और मुल्क में जाना चाहती हैं? नहीं, अभी उनकी और कहीं जाने का प्लान नहीं है। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। हिंदू सिंगर जो हैं उनको अटैक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदूज अभी सेफ हैं? नहीं, बांग्लादेश में अभी हिंदूज एकदम सेफ नहीं है। ये जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सब समय हिंदू को टारगेट करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त, वायलेंस,
या तख्ता पलट जो किया गया, उस सब के पीछे कोई फॉरेन हैंड है? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि यहाँ आई एम श्योर आईएसआई वाज इन्वॉल्व्ड। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ दिखता है? आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे आई एम कन्विंस्ड यहाँ आईएसआई इन्वॉल्व्ड थी। मेरा अगला सवाल आपसे बहुत बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर शेख हसीना जी कुछ घंटे और रहती बांग्लादेश में, क्या आपको लगता है कि उनकी भी हत्या कर दी जाती? ऑफ कोर्स हमारी माँ शी डिड नॉट वांट टू लीव। वो जब हेलीकॉप्टर में के पास उनको ले गया तो हमारी खाला साथ थी। वो हमारे खाला के बोल रहे थे तुम जाओ, मैं यहाँ रह जाऊंगी। तब हमारी खाला मेरे को फोन किया। मैं उनको बार बार बोला नहीं, तुमको जाना ही है, वो तुमको मार देंगे। And Sajib Wajib ji, thank you very much for joining us. Wish you all the best. आपको बहुत शुक्रिया। तो शेख हसीना के बेटे ने TV9 से बात की। और देखिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने ढाका में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ढाका की मुख्य सड़क पर नजारा कुछ ऐसा था। पूरी सड़क खालिदा जिया की पार्टी BNP के समर्थकों से भरी पड़ी थी। जहां तक नजर जा रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में बांग्लादेश का झंडा है और जुबान पर स्लोगन। जिस वक्त ये रैली निकली थी, खालिदा जिया ढाका के एक अस्पताल में थी। अस्पताल के बिस्तर से ही उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर समृद्ध बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर का पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें BSF के जवानों ने सीमा पर ही रोक दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। वो लोग बॉर्डर पार करके भारत आना चाहते हैं, लेकिन BSF उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा। उनको बॉर्डर के दूसरी तरफ ही रोक रखा है। बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा हो रही है। वहाँ के नागरिक जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर भारत की तरफ भाग रहे हैं। इनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहाँ लूटपाट और मारपीट खुलेआम हो रहे हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से आई एक तस्वीर हैरान करने वाली है। यहां बांग्लादेश से भागे हजारों नागरिक पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर भारत को सतर्क करने वाली है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों लोग जमा हैं, जो वहां से डर कर भागे हैं और अपनी जान बचाने के लिए शरण की तलाश में हैं। सीमा तक पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा के बाद बांग्लादेश से लगने वाले तमाम बॉर्डर अलर्ट पर हैं और वहां से आने वाले नागरिकों को पूरी ताकत के साथ रोका जा रहा है। लेकिन बॉर्डर में बनते ताजा हालात चिंता में डालने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और घरों पर हो रहे हमलों का भारत में जोरदार विरोध हो रहा है। तस्वीरें असम के करीमगंज की हैं, जहां ABVP के बैनर तले प्रदर्शन में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। बैनर पोस्टर के साथ लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया और भारत सरकार से एक्शन लेने की मांग की। बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों से कट्टरपंथी सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। कई जगह मंदिरों और हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। कई जगह से ये भी खबर आ रही है कि लोग डर से अपना घर बार छोड़ रहे हैं। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं ओलंपिक से आ रही बड़ी खबर की। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश ने सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान किया। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर इस दौरान लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 का जिक्र उन्होंने किया है, जिस दौरान उन्होंने कुश्ती में हाथ आजमाया। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। तो कुश्ती को अलविदा कह दिया है विनेश फोगाट ने और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका उन्होंने ऐलान किया है। जो पोस्ट उनकी तरफ से लिखी गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं आहत हूँ, ये बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि उनके पोस्ट में उन्होंने लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की।
तो एक तरफ विनेश ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ मामला सीएएस में पहुंच गया है। विनेश ने सीएएस यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील दायर की है। इसे लेकर आज अंतिम फैसला आ सकता है। अगर फैसला उनके हक में आता है तो विनेश को संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जा सकता है। सीएएस खिलाड़ियों के हित में फैसला लेने के लिए मशहूर है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ऐसे में भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं बजरंग पुनिया, गीता फोगाट सहित कई लोगों ने विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग उठाई है। अमेरिका के रेसलर जॉर्डन बरोच ने UWW से नियमों में बदलाव की मांग की है और विनेश को सिल्वर मेडल देने की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा से बात कर जानकारी मांगी है। उन्होंने इस मामले में सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा है। साथ ही इस मामले को पेरिस ओलंपिक समिति के सामने विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। दरअसल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में बेहद करीब आकर मेडल से चूक गई। फाइनल में उतरने से पहले ही विनेश का वजन उनकी वेट कैटेगरी से ज्यादा निकला और इसी कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। TV9 से बात करते हुए विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट भावुक हो गई। विनेश के खेल से बाहर होने पर बबीता फोगाट की आंखें नम हुआ। एक्चुअली मुझे पता है एक एथलीट का जीवन कैसे होता है और इसलिए मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपना प्रयास किया है और हम सब लोग एक गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठे थे। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ है। अब इसको वो कहते हैं कि अभिमान कहीं या अभिशाप, कुछ कह नहीं सकते। एक समय था हम बड़े गर्व के साथ हम ऐसा कर रहे थे कि हाँ विनेश ने सिल्वर तो पक्का कर ही लिया और अभी गोल्ड के लिए उसको लड़ना है, और अचानक एकदम से ऐसा हो गया कि हम न गोल्ड हाथ में न सिल्वर हाथ में है और कुछ भी हाथ में नहीं। उसका हेल्थ का भी इशू है, जबकि उसको हेड इंजरी ऑलरेडी पहले हो चुकी है और जब वेट लूज करते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। खिलाड़ी इस टाइम पे बहुत गंभीर स्थिति के अंदर होता है, वो सोचने की भी स्थिति में नहीं रहता, मतलब ऐसी स्थिति में रहता है। इस सब के बीच बात नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा के पास शानदार मौका है। मेडल मुकाबले के लिए आज उतरेंगे मैदान में। जी आज है फाइनल और आज भारत को उम्मीद है नीरज चोपड़ा से कि वो सोने पर निशाना लगाएंगे। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन में दमदार प्रदर्शन किया था और पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक की तरह यहाँ भी कुछ सेकंड में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इस बार पिछले ओलंपिक की तुलना में चुनौती अधिक कड़ी है। कुल 9 खिलाड़ियों में से 5 ने नीरज की तरह पहले थ्रो में ही फाइनल में जगह बना ली थी। नीरज ने ग्रुप ए और बी दोनों में टॉप रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया और इस तरह एडेक्टर की चोट से जुड़ी चिंताओं को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये नीरज के करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। नीरज को फाइनल में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी चुनौती मिल सकती है, जो सही समय पर फॉर्म में लौटे हैं। हालांकि पूरे देश को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर से गोल्ड जीतकर इतिहास रचने में कामयाब होंगे। साथ ही आज भारतीय हॉकी टीम का भी मुकाबला देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल में हार के बाद भारतीय हॉकी टीम आज शाम 5:30 बजे स्पेन से ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलने उतरेगी। भारत की डबल मेडल विजेता निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद वापस स्वदेश लौट आई है। पेरिस में इतिहास रचने के बाद मनु भाकर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। पेरिस में इतिहास रचने के बाद मनु भाकर ने 10 जनपथ पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी सामने आई है। इस दौरान सोनिया गांधी ने उन्हें बधाई दी और भविष्य की खेल प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने वुमेन्स इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीता है। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। देश लौटने पर मनु ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। जिस तरीके का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे भी और यहाँ होटल में भी लीला पैलेस, मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी।
और वक्फ बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर, आज वक्फ एक्ट संशोधन बिल संसद में पेश होगा। वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने जा रही है। संसद के दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो जाएगा। नए अधिनियम में आगा खानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है। जो मुस्लिम कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, वही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकेगा। नए बिल में वक्फ से मिलने वाले धन को विधवाओं, तलाकशुदा और अनाथ के कल्याण के काम में खर्च करने होंगे। जो कानूनी तौर पर चल अचल संपत्ति का मालिक है, वही वक्फ कर सकेगा। बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वक्फ काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। राज्यसभा और लोकसभा में 3-3 सांसद बोर्ड के सदस्य होंगे। मुस्लिम संगठनों से 3 लोग बोर्ड में शामिल होंगे। 3 मुस्लिम स्कॉलर्स को भी शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 वरिष्ठ वकील और 4 राष्ट्रीय महत्व के लोग होंगे। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को भी नॉमिनेट किया जाएगा। और इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कल शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बड़ी सहमति बनी है। उद्धव ठाकरे एनडीए का सीएम चेहरा हो सकते हैं। TV9 के पास ये एक्सक्लूसिव खबर है कि चेहरे से सीट शेयरिंग तक पर आम सहमति बन चुकी है। इन तमाम दलों के बीच सीट शेयरिंग पर आज से औपचारिक बातचीत शुरू होगी। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव गुट की सीट को सीटें मिलेंगी और इसके बाद पवार गुट का नंबर होगा। तो एनडीए की बैठक मल्लिकार्जुन के खड़गे के आवास पर हुई। उस दौरान क्या कुछ तय हुआ है, इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, डिटेल्स दीजिए जरा कि इस बैठक में और क्या कुछ निकल कर सामने आया। ये देखिए, तीनों जो बड़े दल हैं उनके तीनों के मुखिया आप कह सकते हैं कि चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, आपस में इन तीनों की चर्चा हुई है। और जिसके बाद ये निकलकर सूत्र बता रहे हैं, सामने आया है कि उद्धव ठाकरे सरकार बनने पर, एनडीए की सरकार बनने पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। और लेकिन क्योंकि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई है, ऐसे में सीटों की संख्या जब लड़ने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस लड़ेगी, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और फिर शरद पवार की एनसीपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे के नाम पर एक सहमति बन गई है। अब इसको कैसे सामने रखा जाना है, कब रखा जाना है, किस तरीके से रखा जाना है, इन बातों पर चर्चा भविष्य में की जाएगी। तो सहमति बन गई है, उद्धव ठाकरे होंगे एनडीए का चेहरा और सीटों पर सीट कौन किस दल को कितने मिलेगी, इसको लेकर औपचारिक बातचीत की शुरुआत आज से होगी। जानकारी दे रहे थे कुमार विक्रांत, बहुत शुक्रिया। बिहार से खबर है, बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में 5 बच्चे पूरी तरह से झुलस गए। मुजफ्फरपुर में YouTube देखकर बम बनाने की कोशिश कर रहे 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के मुन्नी बजरंगा कल्याण गांव की है। बच्चे YouTube पर देखकर माचिस की तिल्लियों का मसाला छुटाकर टॉर्च में भरकर बम बनाने का प्रयास कर रहे थे। माचिस की तिल्ली का मसाला डालने के बाद जैसे ही उन्होंने बैटरी डालकर टॉर्च ऑन की, टॉर्च में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 5 बच्चे घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 4 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बच्चे YouTube पर वीडियो देखकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों को इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। 5 बच्चे माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है, जिसमें से 2 बच्चे अभी पीएचडी में गए हैं जो आंशिक रूप से घायल हैं, उनके हाथ पर इंजरी हुई है। असम के कई इलाकों में जमकर बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसके बाद पूरे राज्य में सतर्कता बरती जा रही है। तस्वीरें असम के गुवाहाटी की है, जहां पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में लोगों को जल भराव से जूझना पड़ रहा है। आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जल भराव के बीच लोग वाहन चलाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं।
असम में भारी बारिश के एक और दौर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से अपील की है कि लोग घरों से बाहर न निकले। गुवाहाटी में भारी बारिश का एक और दौर चल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने असम के साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। अगले कुछ दिनों तक मौजूदा मौसम की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। पिछले महीने भी पूर्वोत्तर भारत में बारिश ने जमकर तबाही मचाई थी। खासकर असम में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। असम में बाढ़ से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। शिमला के समेज गांव में आई बाढ़ में अब तक 9 शव बरामद हुए, जबकि 44 लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। इन तस्वीरों से ही तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। आशियाने उजड़ चुके हैं, जहां तहां मलबा बिखरा पड़ा है। लेकिन इस तबाही के बीच एनडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बोल्डर हटाने और मलबे की तलाशी के लिए भारी मशीनरी तैनात की गई है। नूरपुर 14 बटालियन के एनडीआरएफ जवान समेत से लेकर सुन्नी तक जगह जगह बह गए लोगों के खोजने के कार्य में जुटे हैं। कई शव बरामद भी किए गए हैं। शव इतने छत विछत हैं कि डीएनए नमूनों द्वारा पहचान की जा रही है। सेना और एनडीआरएफ मिलकर खोज और बचाव अभियान में जुटे हैं। 10 लोग मिसिंग थे राजबन में। वहाँ पे हम अभी तक 9 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं और एक अभी वहाँ मिसिंग है, वहाँ पे हमारा ऑपरेशन चला हुआ है। सर्च ऑपरेशन में लाइव डिटेक्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। लाइव डिटेक्टर ऐसी कैजुअलिटी को खोजने में मदद करता है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। उन्हें इस उपकरण के माध्यम से ढूंढा जा सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद गंगा नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा नदी का पानी वाराणसी के घाटों तक आ गया है। नदी के किनारे बने घाट पानी से लबालब भर चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने नाव को नदी में चलाने पर रोक लगा दी है, इसलिए घाटों पर नाव खड़े दिख रहे हैं। वाराणसी में 24 घंटे में 1.13 मीटर ऊपर गंगा का पानी आ चुका है। हर घंटे 7 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से भी गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि भारी बारिश और गंगा के बढ़ते जल स्तर के बावजूद घाटों पर पहले की तरह ही आरती हुई। वाराणसी के लिए मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिन में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लगभग पूरे इलाके में झमाझम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने बताया कि यूपी के कई जिलों में बारिश और बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवा भी चल सकती है। यमन में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। बारिश की वजह से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यमन का होदैदा शहर बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बारिश की वजह से होदैदा शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खाने पीने की भारी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से कई लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में होदैदा शहर में और भी जबरदस्त बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। बाढ़ की वजह से 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यमन का उत्तर पूर्व शहर हज्जा भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। हज्जा शहर में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से हज्जा शहर में कई कच्चे मकान बह गए हैं। यमन के मकबना में आई बाढ़ में 15 लोग मारे गए हैं। लगातार हुई बारिश से खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो गई है। मकबना में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मकबना में आई बाढ़ में कई मवेशी भी बह गए। यमन में इन दिनों सीजनल बारिश हो रही है। अमेरिका का कैरोलिना भी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। कैरोलिना की सड़कों पर भारी जल जमाव है। आप भी देखिए कैरोलिना में बाढ़ बारिश से कैसी तबाही मची। कैरोलिना की सड़कों पर सैलाब है। नदियों में उफान मारता पानी लोगों को डरा रहा है। तूफान डेबी ने कैरोलिना में हाहाकार मचा रखा है। ये डेबी तूफान का असर है, जिसकी वजह से कैरोलिना जलमग्न है। डेबी तूफान ने अभी ठीक से दस्तक भी नहीं दी है और कैरोलिना के ज्यादातर हिस्से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। कैरोलिना में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा शहर एक टापू की तरह नजर आ रहा है। कई सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं।
सबवे के अंदर भी पानी भर गया है। बाढ़ बारिश की मार के आगे लोग विवश और लाचार नजर आ रहे हैं। डेबी तूफान के कारण फ्लोरिडा और जॉर्जिया में भी भारी तबाही मची है। इन राज्यों में भी बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जॉर्जिया के सवाना और बेल्डोस्टा में अब तक 8 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। कैरोलिना, फ्लोरिडा और जॉर्जिया तीनों राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य अटलांटिक से कुछ हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। माय होम ग्रुप ने खनन के क्षेत्र में एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए ग्रुप के खदानों को 5 स्टार रेटिंग के साथ अवार्ड मिला। माय होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो इसे ऑपरेट करती है, उस राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मान माय होम लाइमस्टोन माइन और माय होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को लाइमस्टोन माइन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए मिला है। स्टैंडर्ड्स को भी इन्होंने इंश्योर किया है। देश भर में 68 खदानों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इनमें से माय होम ग्रुप की खदानों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय खनन ब्यूरो ने माय होम इंडस्ट्री के चौटापल्ली लाइमस्टोन माइन और यानाकंदला लाइमस्टोन माइन को इस सम्मान से नवाजा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने खनन को नई दिशा देने के लिए नीतिगत कदम उठाए हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उसके लिए आपको सम्मानित करना, आपको प्रोत्साहन करना, ये बेंचमार्क को और आगे ले जाने के लिए आप लोगों को सरकार के तरफ से प्रोत्साहन करने का एक छोटा प्रयास का कार्यक्रम है। माय होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को खनिज संसाधनों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और आप सबसे भी माय होम लाइमस्टोन माइंस को ये अवार्ड कई पैमानों पर परखने के बाद मिला है। कंपनी सरकार के तय मानकों पर 100% खरा उतरी है। यानाकांडला लाइमस्टोन माइन आंध्र प्रदेश 5 स्टार रेटिंग अवार्ड खनन के साथ साथ स्थानीय विकास और पर्यावरण संरक्षण में शानदार काम करने वाली कंपनियों को मिलता है, जिनमें माय होम्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने बाजी मार ली है। सम्मान समारोह में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जुपल्ली रंजीत राव और कंपनी के जीएम के श्रीनिवास राव और ई वासुदेवन मौजूद थे। माय होम ग्रुप को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि कंपनी सरकार के तय मानकों पर खड़ी उतरी थी। कंपनी माइनिंग क्षेत्र में MAHA छात्रवृत्ति योजना चलाती है, खदान क्षेत्र में चिकित्सा शिविर भी चलाती है, पर्यावरण अनुकूल विकास भी करती है। कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि खनन क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए सरकार ने विशेष प्रणाली तैयार की है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समावेशी विकास को शामिल करते हुए खनन पद चिन्हों के मूल्यांकन और खनन गतिविधि को शुरू करने की एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित की गई है। पंजाब और हरियाणा में साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश हुआ है। मोहाली से पकड़े गए गिरोह में 4 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। कभी पुलिस अधिकारी तो कभी कस्टम अधिकारी बनकर ये साइबर ठग लोगों से लाखों रुपए वसूलते थे। 21 आरोपियों में IT ग्रेजुएट भी है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले युवक और युवतियां भी हैं। पंजाब की मोहाली पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। इसमें जो 21 है उसमें 4 तो अफ्रीकन नेशनल्स हैं, बाकी डिफरेंट स्टेट से हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से भी हैं, कुछ पंजाब से भी हैं, कुछ राजस्थान से, बिहार से भी हैं, तो कई सारे स्टेट से हैं। 17 मेल हैं, 4 फीमेल्स हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि ये लोग साइबर सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे और ड्रग्स केस में फंसाने का झांसा देकर उनकी बैंक डिटेल्स हैक करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले साइबर क्राइम गिरोह के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी वायनाड जा सकते हैं। 10 अगस्त को मोदी वायनाड जा सकते हैं। वायनाड में लेंगे हालात का जायजा। तो वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद जो स्थिति हुई है और जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा के लिए और उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जा सकते हैं। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री का कब है कार्यक्रम वायनाड जाने का?
देखिए, प्रधानमंत्री वायनाड जाएंगे, इस बात की चर्चा थी 2-3 दिनों से, लेकिन आज इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री अगले शनिवार को वायनाड जा सकते हैं, यानी 10 तारीख को वायनाड जा सकते हैं। और जिस तरह से वहाँ पे प्रकृति ने वहाँ विभत्स खेल खेला है, उसको मुआयना करेंगे और वहाँ क्या क्या रिहेबिलिटेशन चल रहा है और क्या क्या आने वाले दिनों में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पहले ही बहुत सारा कुछ बातें वहाँ के राज्य सरकार से किया है, और उसके बाद आगे और क्या किया जा सकता है उसका पूरा मुआयना करने के बाद वो एक नए पैकेज की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बार बार इस बात की मांग कर रही है और विपक्षी दलों की तरफ से मांग हो रहा है कि वायनाड में स्पेशल पैकेज को दिया जाना चाहिए वहाँ के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि 2 किलोमीटर का इलाका जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, उसको फिर से रिस्टैब्लिश करने में सरकार का योगदान होना चाहिए। तो ये तमाम विषय है जिसको मन में रखकर प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे और जाकर पूरा मुआयना करेंगे और राज्य सरकार के साथ बैठक भी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इसमें कुछ विशेष पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए। हरियाणा के सिरसा में डेरा जगमालवाली विवाद को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। आज सिरसा में पगड़ी की रस्म है, प्रशासन को शांति भंग होने की आशंका है। आज सिरसा के डेरा जगमालवाली में डेरा प्रमुख के लिए पगड़ी की रस्म है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। प्रशासन को डर है कि उत्तराधिकारी विवाद को लेकर यहां शांति बिगड़ सकती है और अफवाह फैलने से हालात भी बिगड़ सकते हैं। सिरसा में डेरा प्रमुख के निधन के बाद गद्दी को लेकर विवाद था। जगमालवाली में गद्दी को लेकर 2 गुट आमने सामने थे। वीरेंद्र सिंह और गुरप्रीत सिंह गुट में संघर्ष था। हरियाणा के सिरसा में आज रात 11:59 तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। डेरे के ज्यादातर अनुयायी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हैं, जो आज होने वाली अंतिम अरदास में शामिल हो सकते हैं। डेरा जगमालवाली के संत वकील साहब का 1 अगस्त को निधन हो गया था। उसी दिन से ही गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया था और 2 पक्षों में फायरिंग भी हुई थी। तब से लेकर आज तक गद्दी पर फैसला नहीं हो पाया है। संत के निधन के बाद डेरे के मुख्य सेवक वीरेंद्र सिंह गद्दी पर वसीयत के आधार पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जबकि डेरा मुखी के भतीजे अमर सिंह ने संत की मौत को संदिग्ध बताया है, जिसके बाद से विवाद जारी है।